आज भी ये प्रॉब्लम है माइंड यू। पुंछ जैसे इलाके हैं, राजौरी जैसे इलाके हैं, वहां से रेडियो ब्रॉडकास्ट इतना आसान है पकड़ना। एक ही घाटी है, इस तरफ इंडिया, इस तरफ पाकिस्तान। उन्होंने टीवी के कंटेंट के माध्यम से उस जमाने में इतना रेडिकलाइजेशन का कंटेंट इंडिया में ब्रॉडकास्ट किया। एक बड़ी फेमस स्पीच है भुट्टो की 89 की, वो मुजफ्फराबाद आके चीखती रहती है, कश्मीर का बच्चा बच्चा बोलेगा आजादी आजादी आजादी। क्यों बोलेगा? क्योंकि उसके रगों में गजी का खून दौड़ता है। फारूक अब्दुल्ला के बारे में बड़ी प्रचलित कहावत थी कि वो आजादी का नारा मारते थे श्रीनगर में, आर्टिकल 370 बोलते थे जम्मू में, और भारत माता की जय बोलते थे दिल्ली में। अभी भी भाई वही चल रहा है। तो ये तो कश्मीरी पॉलिटिशियंस की खासियत रही है बहुत हद तक। द विजन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी इज even bigger than a nuclear attack on Pakistan. इसका इम्पैक्ट समझिए कितना बड़ा। आपने ट्रीटी करी हुई है on the volume of water. It does not prevent me from building a dam so long as I am releasing that volume of water. Pakistan is sitting on a time bomb. हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द राव्या साडा पॉडकास्ट। आज हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे, ग्राउंड रियलिटी ऑफ जम्मू कश्मीर, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जम्मू कश्मीर के बारे में हम आए दिन न्यूज़ में सुनते हैं, लेकिन एक्चुअल हालात क्या है, 370 हटने के बाद क्या हुआ क्या नहीं, व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये हमें अच्छे से बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर रोहित पठानिया। ही इज़ अ राइटर एंड अ कॉलमिस्ट on many digital platforms like Swarajya, Down to Earth, और काफ़ी political mindscape में उन्होंने काम किया है in India. So please welcome Mr. रोहित पठानिया. Hello रोहित. Welcome. Thank you so much for कैसे हैं आप? बस बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. Great. And very excited to have this conversation with you today. जी रोहित, तो जैसे कि मैंने अभी एक छोटा सा ब्रीफ दिया कि हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर इज़ हेवन ऑन अर्थ एज वी ऑल नो, बट 370 सेक्शन 370 के हटने के बाद व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी? ये एक ऐसा सवाल है, और आपने बहुत अच्छा किया, जैसे बोलते हैं ना अंग्रेजी में, यू हैव टेकन द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, वो वाला आपने ऐसा सवाल पूछा है। अब देखिए, इसके लिए इसको पूरा एक पर्सपेक्टिव देने के लिए, एक परिवेश देने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। प्री 370 जम्मू कश्मीर एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे सम वेरी बेसिक ह्यूमन राइट्स वर डिनाइड, जहाँ पर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन बहुत सीवियर थी, जहाँ पर आपके नेशनल सिक्योरिटी के बहुत बड़े इश्यूज खड़े हो रहे थे। 370 बाय द वे हटाया नहीं गए, इट हैज बीन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, रेड डाउन कॉन्स्टिट्यूशनली, सो इट हैज बीन डाइल्यूटेड फ्रॉम व्हाट इट वाज अर्लियर। 370 के इस लेटेस्ट अमेंडमेंट के बाद एक फंडामेंटल डिफरेंस इन द वे पीपल्स एक्सपेक्टेशंस हैव हैपेंड हैव कम अप अगेन। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो जम्मू कश्मीर प्री 370 था वो आज है नहीं, माइंड यू। अगर आपने मैप देखा है, टुडे इट्स जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, जिसको एक लद्दाख की यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया हुआ है। तो ज्योग्राफी का भी चेंज है। आपके ह्यूमन राइट्स की अगर हम बेसिक बात करें, कम्युनिटीज लाइक द वाल्मीकिज जो पंजाब से लाई गई थी 1950 के दशक में, जिनको बेसिकली सैनिटेशन के काम के लिए लाया गया था, लेकिन उनको कभी भी स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिया गया, बिकॉज अंडर 370 वी हैड दिस स्ट्रेंज अनोमली, या एक ऐसी अजीब सी परिस्थिति बनाई थी जहाँ पे राज्य के रेजिडेंट का जो दर्जा है वो राज्य सरकार देगी, ना कि भारत सरकार ही डिसाइड करेगी। इतनी उनको ताकत दी गई थी। इट वाज एज जो राज्य के रेजिडेंट का जो दर्जा था, दैट वाज इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, माइंड यू। जो दो विधान वाला जो सिस्टम जो चल रहा था। अब इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था जब अमरनाथ एजिटेशन हुई थी 2008 के आसपास। अमरनाथ एजिटेशन किस बारे में थी मूलतः? तब की जो एलजी थे, सक्सेना साहब थे, उन्होंने बेसिकली एक मुहिम चलाई थी कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि, क्योंकि वो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के प्रेसिडेंट भी बनते हैं, कि हमें अच्छी सुविधाएं प्रदान करनी है अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए। अभी भी माइंड यू कच्चे टेंट होते हैं, पूरी मतलब सिटी बनती है पूरी बाकायदा अमरनाथ की पूरे इस क्षेत्र में,
पोशपत्री वाले इलाके में, जहाँ पे मतलब कोई प्रॉपर शौचालय की भी सुविधा नहीं होती है। ऐसे में एक यात्रा करी जाती है हर वर्ष जी। तो उसको एक मूलभूत परिवर्तन करने के रूप में कि प्रॉपर फैसिलिटीज, बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज तो दे दे कम से कम, इसके लिए एक एफर्ट करी गई थी। और जितने कश्मीर के नेता थे उस समय, जो बेसिकली, अच्छा इनके देखे कैसी मजेदार बात है ना, तो ये आप बता सकते कि कहाँ पर ये कश्मीरी मेन स्ट्रीम पार्टी जो थी उस समय, अभी भी बहुत हद तक, कहाँ पर इनका दबदबा खत्म होता है और कहाँ पे आतंकवादियों का दबदबा, सेपरेटिस्ट और आतंकवादियों का दबदबा शुरू होता है। आप कभी दोनों के रेटोरिक में, लैंग्वेज में कभी फर्क नहीं कर सकते। वो कश्मीरी में बोलते हैं इसलिए आधे टाइम आपको नहीं पता क्या बोल रहे हैं वो। फारूक अब्दुल्ला के बारे में बड़ी प्रचलित कहावत थी कि वो आजादी का नारा मारते थे श्रीनगर में, आर्टिकल 370 बोलते थे जम्मू में, और भारत माता की जय बोलते थे दिल्ली में। अभी भी भाई वही चल रहा है। ठीक है जी। तो ये तो कश्मीरी पॉलिटिशियंस की खासियत रही है बहुत हद तक। इन्होंने बोला कि ये तो कश्मीर में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और पोल्यूशन करेंगे, ये सब जो फैसिलिटीज है, इसलिए ये अलाउड नहीं होनी चाहिए। उल्टा हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि जो तीर्थ यात्री हैं उनकी संख्या कम कैसे करी जा सके। अब देखिए कि कितना खतरनाक है, क्योंकि ये सारी तीर्थ यात्री जम्मू से आते हैं, जम्मू से चलते हैं, जम्मू में बेस कैंप्स बनते हैं, जम्मू में इनको खाने, इनके लिए रहन सहन की सुविधाएं प्रदान की जाती थी, जिससे कि वहां की लोकल टूरिज्म इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलता है। तो ये तो बदमाशी है ना फिर। करेक्ट। ये बहुत बड़ी बदमाशी थी कि आपने बेसिकली एक सर्टेन इंटरेस्ट को ऊपर रखा बाकी के स्टेट के इंटरेस्ट से। इसी वजह, ये एक बहुत बड़ा कारण था। और ये सोचिए कि इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन, जम्मू में इतनी भयंकर मतलब परिस्थिति थी कि कठुआ से चली थी जो यात्रा, जम्मू पहुंची थी, 500 लोगों से शुरू हुई थी और 50,000 लोग जम्मू में मिले थे आके। हर गांव से, हर जिले के हर गांव से कम 5 लोग आए थे प्रदर्शन करने जम्मू में, जिसे बम बम बोले एजिटेशन के नाम से बोलते हैं आज, क्योंकि वो अमरनाथ यात्रा का जो नारा होता है उस पर चलती है। आपको पता है जम्मू के 11 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, नहीं 10 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, और उसमें से सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाकी 8 डिस्ट्रिक्ट में बर्फ पड़ती है। किसी को पता है बात? नहीं। दैट्स माय पॉइंट। हम सब कश्मीर शौक से जाते हैं बर्फ देखने के लिए। भदरवा एक स्थान है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस यू विल एवर सी। भदरवा जो है उसका पुराना नाम भद्रकाशी होता था। तो वो एक्चुअली हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान भी है। क्योंकि वहां पे वासुकी नाग जी जो हैं वहीं पे विराजते हैं, जो शिव जी के कंठ में बैठते हैं जी। वो वहां के लोगों के इष्ट भी होते हैं। वहां पे टूरिज्म कुछ भी नहीं होता प्रमोट। अभी कुछ हाल फिलहाल के वर्षों में थोड़ा प्रमोट करना शुरू किया है। बट क्यों नहीं प्रमोट किया इतना? तो ये कहा जाता है, इनफैक्ट अगर आपने एक पुरानी पिक्चर देखी हो फारूक शेख की थी जो नूरी के नाम से आई थी, तो वो कहने को तो कश्मीर की बारे में पिक्चर थी, पर एक्चुअली सारी शूटिंग उसकी भद्रवा में हुई थी। अच्छा। और उसके लिए स्पेशली वो सारा साइटिंग करने गए थे उस जमाने में। फारूक अब्दुल्ला को पता चला कि यार ये जगह तो कश्मीर से भी ज्यादा सुंदर है, तो उसने कभी उसको प्रमोट ही नहीं करने दिया टूरिज्म डिपार्टमेंट को उस जगह को। ना मूवी में कभी बताने दिया गया कि ये जगह जो है ये कश्मीर नहीं है, ये गौतरवा है। कैन यू इमेजिन? दिस इज द काइंड ऑफ नैरेटिव दैट हैज गॉन ऑन फॉर सो मेनी इयर्स। अब देखिए जम्मू कश्मीर कितना डाइवर्स स्टेट था। उसमें बुद्धिस्ट भी थे, उसमें शिया मुसलमान भी हैं, उसमें इस्माइली आगा खानी भी हैं, उसमें आपके सुन्नी भी हैं, उसमें आपके फिर आप देखिए कश्मीर की तो यही बात, कश्मीर लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान की तो बात ही हो गई। शिया सुन्नी भी हैं, उसमें कश्मीरी पंडित जैसी हिंदू कम्युनिटीज हैं, कश्मीरी सिख कम्युनिटी है, जम्मू की अपनी अलग सिख कम्युनिटी है, डोगरा कम्युनिटी है, आपके पंजाबी कम्युनिटी वहां पे रही है बहुत सालों तक, आपके गढ़वाल गुरखा जम्मू में गुरखा थे, लोगों को ये बात पता नहीं है, एंड दे वर आल्सो स्टेटलेस सिटीजंस फॉर ऑल दिस व्हाइल। एक जगह आप हैरान होंगे, जम्मू में स्पेशली त्रिकुटा नगर जैसे इलाके हैं जहाँ सेम कम्युनिटी जो घोड़े और खच्चर, गुरखास आर द कम्युनिटी एक्चुअली जो ये नेपाल के जो वॉरियर जो आर्मी में आते थे, वो क्योंकि गुरखा इसलिए जम्मू कश्मीर में है क्योंकि गुरखा प्रिंसेस ने जम्मू कश्मीर के प्रिंस करण सिंह जी से शादी करी थी, इसलिए। उससे पहले भी उनकी मदर भी जो थी वो नेपाल की रॉयल फैमिली से ही लिंक्ड थी। तो गुरखास हैव आल्सो सर्व्ड इन द JNK लाइट इन्फेंट्री आर्मी जो स्टेट की आर्मी थी।
पर उनको वो स्टेट Rights नहीं मिले। राइट्स मिले ही नहीं। गुज्जर बकरवाल हैं, गद्दी भी हैं जो हिमाचल में भी पाए जाते हैं। तो इट्स सच अ डाइवर्स स्टेट। मतलब अगर कोई स्टेट इंडिया में है जो लिटरली इंडिया की तरह डाइवर्स है, वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर लद्दाख का एरिया है, और आपने उसको इतना उसमें मतलब सिर्फ एक कम्युनिटी को वॉइस दे के इतना प्रोमिनेंट कर दिया। इट्स सो स्ट्रेंज कि अब नैरेटिव ठीक होने लगा इन दैट सेंस। इवन कम्युनिटी लाइक गुज्जर कम्युनिटी जिसने इतना डिस्क्रिमिनेशन झेला है कश्मीरी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस से, एंड येट मेनी ऑफ देम हैव रिफ्यूज्ड टू टो एन एंटी नेशनल लाइन। भारत माता की जय कहने में सबसे आगे आज भी बहुत गुज्जर आपको दिखेंगे, और तब भी मतलब उनको नैरेटिव में लाया ही नहीं गया। एंड दिस इज वेयर क्रेडिट आल्सो कम्स टू द बीजेपी, बिकॉज दे वर द फर्स्ट पार्टी जिसने बॉदर किया कि इनको सीरियसली नैरेटिव में लाया जाए इलेक्शंस की डिस्कशन में। Whether it has worked for them or not is a different thing, but at least जम्मू के लोगों को थोड़ी थोड़ी आवाज तो मिलने लगी है ना। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली बोला जाए मीडिया के स्पेस में जम्मू कश्मीर ही है। वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो बहुत लोगों को अपसेट करता है। रोहित, ये हुई जम्मू की बात आपने जो अभी करी, कश्मीर के क्या हालत है 370 हटने के बाद? बहुत अच्छा सवाल है। वन ऑफ द मोस्ट एविडेंट थिंग्स दैट टेल्स यू कि कश्मीर कितना नॉर्मलाइज हो गया है। अभी हाल में एक कुलगाम में एनकाउंटर हुआ है, एंड वी हैव नॉट सीन एनी सपोर्ट फॉर द डेड टेररिस्ट इन द लोकल कम्युनिटी, या कुछ ऐसे प्रोटेस्ट करे गए या कुछ करा गया। दैट टेल्स यू कि जो वहां की लोकल कम्युनिटी है फाइनली उसको वो डर का माहौल नहीं झेलना पड़ रहा कि उसको सड़क पे आके प्रोटेस्ट करना पड़ रहा, या उसको शहादत का दर्जा देके उसके लिए कसीदे पढ़ने पड़ रहे हैं या कलमे पढ़ने पड़ रहे हैं। दैट इज अ बिग चेंज माइंड यू। और इसका असर ये है कश्मीर में इतनी मिलिट्री ने इतने अच्छे से टेररिज्म को साफ किया है कि अब वो जम्मू के पुंछ राजौरी डिवीजन में बेसिकली घुसने की कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, क्योंकि बॉर्डर वहां से लगता है और जंगल बहुत थिक है उस एरिया में। तो वो कश्मीर में 370 के अमेंडमेंट के बाद एक्चुअली जो वहां पे ओवरवेलमिंगली जो नेशनलिस्टिक फोर्सेस थी उनको पहली बारी मौका मिला टू से भारत माता की जय। कैन यू इमेजिन? इतना डरावना माहौल था। आप अगर प्रो इंडिया इतने से भी दिखते, यू वुड लिटरली फेस अ लिंच मॉब, क्योंकि क्या होता है कि वो उसको एक सर्टेन दिशा में ले जाते हैं जहां पे रिलीजियस सेंटिमेंट को इन्वोक करा जाता था अननेसेसरी। एक बीजेपी कैंडिडेट हुआ करती थी 2017 में, हिना भट्ट के नाम से, कश्मीर की जी। I think she was contesting on Ganderbal, if I'm not mistaken. And Ganderbal has been a hardcore separatist seat inside the Kashmir division. Assembly seat पे also बात। अब सोचिए बीजेपी का कैंडिडेट ये बोल रहा है कि अगर आर्टिकल 370 हटाया गया तो मैं बंदूक लेके सबसे पहले खड़े होंगे। मैं 2017 की बात कर रहा हूँ। आज इस तरह की स्टेटमेंट आपको किसी कश्मीर के नेता से, किसी युवा से सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 370 के बारे में जो मिथ्या फैलाई गई थी 70 साल से, उसको एक्चुअली तोड़ा गया था 2019 में पहली बारी विद द बोल्ड मूव दैट द मोदी गवर्नमेंट टुक दैट। करेक्ट, बट इट वाज नॉट इजी फॉर देम, राइट? इजी तो कुछ भी नहीं था। देखिए, इजी तो किसी भी एंगल से नहीं था, लेकिन उसके लिए जो, पार्डन माय लूज लैंग्वेज, जो जिगरा चाहिए होता है ना, वो पहली बारी किसी ने दिखाया। एंड फ्रैंकली जम्मू कश्मीर वैली के अंदर आपको पता है कितने कश्मीरी जो है मुसलमान वो इंडियन आर्मी का हिस्सा होते हैं, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के माध्यम से। लोगों को पता ही नहीं है बात, वो सोचते हैं कि तो आर्मी में नहीं जाते, ये तो भारत विरोधी जी। बॉर्डर एरियाज जो LOC के बॉर्डर एरिया जो कश्मीर के बनते हैं, गुरेज जैसे, वहां पे आपको जो भारत के समर्थन का जो नैरेटिव सुनने को मिलता है, और जो पिछले 25 साल से सुनने को टेररिज्म के बावजूद मिल रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मतलब जिसको हम टेररिस्ट लैंड समझते हैं, ये तोड़ा गया है कि ये भारत के समर्थन में नहीं है लोग। ये नैरेटिव भी बहुत बड़ा तोड़ा गया है, जिसके लिए इस सरकार को पूरा क्रेडिट जाना चाहिए जी। बिकॉज ये फाइनली जो 5 लोग जैसे होते हैं ना 100 में से, जो पूरे नैरेटिव को कब्जा करके बैठे हुए थे, उनकी हेजीमनी तोड़ी गई है इस सब के माध्यम से। कौन 5 लोग? 3 आपके हो गए महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला एंड फारूक अब्दुल्ला। करेक्ट। 2 आपके हो गए समझ लीजिए टेररिस्ट, जिसमें थे मिस्टर गिलानी जो नहीं रहे, और मीर वाइज मुफ्ती मीर वाइज उमर फारूक।
इन 5 लोगों का जो नैरेटिव पे जो कब्जा था, देखिए 2017 से जो हवा बदल रही थी वो तो समझ आ गई थी। जब सज्जाद लोन जैसा एक सेपरेटिस्ट मेन स्ट्रीम में आके गठबंधन की सरकार भी बनाता है पीडीपी और बीजेपी के साथ, तो आपको समझ आता है कि चीजें बदली हैं। अभी भी माइंड यू, अब देखिए नैरेटिव कितना इंपॉर्टेंटली चेंज हुआ और कैसे 370 का परसेप्शन एक्चुअली ठीक हुआ है जी। कि ये तो बोलते थे कि राज्य मतलब राज्य भारत का हिस्सा ही नहीं रहेगा, 370 को कुछ कर दिया हमने तो। भारत का हिस्सा तो अभी भी है। करेक्ट। उसमें ये थोड़ा ना 370 हटाने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि आप 370 में से ये हटा दोगे JNK इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, ये तो हटा ही नहीं रहता कोई भी, वो तोड़ा गया। दूसरा 370 का क्या बेनिफिट ऐसा था जो कश्मीरियों को प्री 370 अमेंडमेंट और पोस्ट 370 अमेंडमेंट में कोई फर्क दिखा है? जी। कोई फर्क नहीं। 6 महीने मैक्सिमम 6 महीने लगे लोगों को ये रियलाइज करने में कि भाई ये तो हमें इतने सालों से एक चूरण चटा रहे हैं हमारे जो नेता है यहाँ के। ज्यादा समय नहीं लगा। ज्यादा समय नहीं लगा। शुरू के 1 महीना थोड़ा प्रोटेस्ट कुछ जो सेपरेटिस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वो भी श्रीनगर के अंदर माइंड यू, बाकी कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा था, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहे थे, सिर्फ श्रीनगर के अंदर हो रहे थे, वो भी कुछ पॉकेट्स में। अब ये देखिए कितनी बड़ी बात है, सिर्फ कुछ पॉकेट्स में हुआ और वो भी ऐसे हुआ। इवन सोपोर जो सैयद अली शाह गिलानी का हार्डकोर जो मतलब गढ़ माना जाता था उसमें कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। And Sopore is considered to be the hotbed of militancy in Kashmir आज भी। ऐसा माना जाता था अगर हो गया तो काफी दंगे होंगे, कुछ भी नहीं हुआ, लोग मरेंगे, खून बहुत बहेगा, बट ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट जब उसके 1 साल बाद 2 साल बाद इलेक्शंस स्पेशली जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए जो पहली बार ही हुए जम्मू कश्मीर में जी, BDC DDC जिला परिषद के इलेक्शंस बहुत सालों बाद डेकेड्स बाद हुए, टर्नआउट आ रहे हैं, लोग एक्चुअली बाहर आके वोट कर रहे हैं इन नंबर जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। बहुत बड़ी बात है तो, which tells you that they actually had faith in democracy। उनको एवेन्यू नहीं मिल रहा था अभी तक अपने आप को एक्सप्रेस करने का, जो बहुत बड़ी बात है, जो लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं जी। बट रोहित ये बताइए कि कैसे एक सिविलियन टेररिस्ट बन जाता है? जैसे हम अगर बिटक कराटे की भी बात करें तो ही इज द नेम बिहाइंड किलिंग्स एंड द वन हु लेड दीस कश्मीरी जेनोसाइड। तो ऐसा क्या चूरन चटाया जाता है उन लोगों को कि देखिए दिस इज बहुत अच्छा सवाल है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बनती है 1970 में, पाकिस्तान में बनाई जाती है, पाकिस्तान होके भी जम्मू कश्मीर में। जितने भी आज बड़े बड़े नेता जो घूम रहे हैं, जो भारत माता की जय कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला जैसे, उनकी तस्वीरें आपको आज भी ऑनलाइन मिल जाएंगी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेताओं के, टेररिस्ट नेताओं के साथ खाना खाते हुए, उनके साथ लंदन में मीटिंगें करते हुए, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, पहले तो ये नैरेटिव कैसे शुरू होता है? नैरेटिव शुरू होता है कि जम्मू कश्मीर इज अ स्पेशल स्टेट। उसका सेकंड पार्ट क्या होता है? वी आर अ स्पेशल स्टेट बिकॉज वी आर कोट अनकोट अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। वी आर अ मुस्लिम मेजॉरिटी, इफ वी आर अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, थर्ड पार्ट ये है कि हम इंडिया के साथ कोएग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिया इज नॉट एन इस्लामिक स्टेट। और इसके पूरे जो तरफ ढांचे के नीचे जो फाउंडेशन है ना, वो इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी, जो पॉलिटिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है, उसके ऊपर खड़ा कर रखा है शुरू से। बेस वही आइडियोलॉजी है। शेख अब्दुल्ला, जिसको पहला वजीर आजम भी बना दिया था नेहरू जी ने हमारे बड़े प्यार से, वो किस पार्टी का हिस्सा था मुझे बताए कोई? देयर यूज्ड टू बी समथिंग कॉल्ड द मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, व्हिच वाज अ सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना की जी। बस उसको तवज्जो नहीं मिली थी पार्टी में, इसलिए अपने आप अलग नेशनल कॉन्फ्रेंस बना ली, और उसने अपने आप को सेक्युलर भी इसलिए डिक्लेयर किया क्योंकि उसको समझ आ गया था कि इस्लामी कार्ड नहीं चला सकता मैं जम्मू कश्मीर में, इतनी डाइवर्सिटी है, वरना मैं श्रीनगर से बड़ा तो श्रीनगर के बाहर ही नहीं आ सकता इफेक्टिवली जी। तो अब देखिए इन्होंने क्या किया, बहुत सारे हमारे जो लोग थे, इसमें हमारे इन द सेंस जो ये नेता लोग जो इनके थे, जो सेपरेटिस्ट थे, आप ये देखिए इनकी जबान क्या थी, ये कश्मीरी में भी बात नहीं करते थे, दे यूज्ड टू टॉक इन उर्दू बाय द वे मोस्टली। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग एडवोकेट करता था कि उर्दू विल बी द फाउंडेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। सेकंड, ये जो लोग थे ये आपकी ज्यादातर इस्लामिक थियोलॉजी के स्टूडेंट्स रहे हैं हमेशा,
इन्होंने वो पॉलिटिकल इस्लाम की थ्योरी सैयद अली शाह गिलानी ने पब्लिकली बोला हुआ है, बहुत फ्रंट इवेंट्स में भी। दिल्ली में तो बहुत शौक से बुलाते थे ना एक जमाने में इनको। जी। अब तो खैर वो तो भगवान कहे, मैं तो मानता हूँ जहन्नुम में जल रहे हैं, ठीक है, बट उन्होंने यहाँ दिल्ली में आके, नई दिल्ली में आके बातें बोली हैं कि वी आर इनकम्पैटिबल विद द स्टेट ऑफ इंडिया बिकॉज वी आर एन इस्लामिक स्टेट एंड यू आर नॉट एन इस्लामिक स्टेट। ये उनकी आइडियोलॉजी थी प्रकाता, उनकी पार्टी का नाम ही यही था। इसी आइडियोलॉजी पे सिविलियंस को टेररिस्ट बनाया जाता है। तो सिविलियंस को इसी आइडियोलॉजी के आधार पे ब्रेन वॉश किया जाता है सबसे पहले, और डेकेड्स ऑफ ब्रेन वॉश हुआ माइंड यू। उसमें ब्रेन वॉश कैसे होता था, अब ये देखिए पाकिस्तान का कितना बड़ा रोल था इसमें। एलओसी आज भी ये प्रॉब्लम है माइंड यू। पुंछ जैसे इलाके हैं, राजौरी जैसे इलाके हैं, वहां से रेडियो ब्रॉडकास्ट इतना आसान है पकड़ना, या मोबाइल सिग्नल्स उस साइड के पकड़ना इतना आसान है आज भी, ठीक है, एक ही घाटी है, इस तरफ इंडिया, इस तरफ पाकिस्तान, ऐसे इट्स वेरी इजी। उन्होंने टीवी के कंटेंट के माध्यम से उस जमाने में इतना रेडिकलाइजेशन का कंटेंट इंडिया में ब्रॉडकास्ट किया। एक बड़ी फेमस स्पीच है भुट्टो की 89 की, वो मुजफ्फराबाद आके चीखती रहती है, कश्मीर का बच्चा बच्चा बोलेगा आजादी आजादी आजादी। क्यों बोलेगा? क्योंकि उसके रगों में गजी का खून दौड़ता है। गजी कौन होता है? गजी वो जो बोलते हैं ना, एक तरह के समझिए जिहादी फाइटर होता है जी, जो बेसिकली सारे नॉन मुस्लिम्स को खत्म करेगा। इस तरह की भड़काऊ भाषण तो आए दिन वहां से ब्रॉडकास्ट होते रहते हैं, अभी भी होते हैं, अभी भी ये कंटेंट आता है भाई, अभी भी या आता है। कम हुआ देखिए प्रॉब्लम ये है कि वो ज्योग्राफी ऐसी है कि वहां पे ब्लॉक करना भी बड़ा मुश्किल है। वो ज्योग्राफी अभी भी है जी। और इसमें एंड हियर देयर इज वन आई वुड से नॉट मिस्टेक बट ओवरसाइट जो हमारी गवर्नमेंट से रह गया कि डी रेडिकलाइजेशन का एजेंडा नहीं हमारी तरफ से हो पाए जी, उस स्केल पे जिस स्केल पे इन्होंने प्रचार यहाँ पे भेजा हुआ है। ये सबसे आप फिर सोचिए बिट्टा कराटे कैसे नहीं पैदा हो सकता जी। जब आपको ये सिखाया गया कि आप अलग हो, आप सुपीरियर हो, आपका हर हक है नॉन मुस्लिम की जान लेने का बिकॉज दे आर इंफीरियर टू यू। आप बिट्टा कराटे की बात करते हैं, आपने सरला भट्ट का नाम सुना होगा। कश्मीर में सरला भट्ट एक नर्स थी और 1990 में उनको वापस जाना पड़ा, कश्मीर को छोड़ के भागना पड़ा बिकॉज पूरा परिवार था एंड शी वाज द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ अ फैमिली में। उस समय इस तरह के एलिमेंट सरकार में इतने भरे हुए थे जो सेपरेटिस्ट एजेंडा प्रमोट कर रहे थे, जो इस्लामिस्ट एजेंडा प्रमोट कर रहे थे। उन्होंने सरला भट्ट को ये कह के बुलाया वापस श्रीनगर कि आपको सैलरी देनी है आपकी। अब गरीब इंसान करता क्या मरता, सैलरी लेने गई। सरला भट्ट को गैंगरेप करके मार दिया गया। एक गिरजा टिक्कू ऐसी और थी, गिरजा टिक्कू की आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। गिरजा टिक्कू को मारने वाला कौन था? उसी का पड़ोसी था। और उसको कैसे पता चला अपेरेंटली कि जब उसको मार रहे थे, जो टेररिस्ट सरेंडर करके बाद में बताया, उसको मार रहे थे तो उसकी लाश काटने वाले थे वो मार, उसने उसकी आवाज सुनी, उसको पहचान लिया कि मैं तो बचपन में मेरे साथ यहाँ पड़ोस में रहता था। और उसने बोला ये तुम हो क्या? उसकी घबराहट की वजह से उसने उन लोगों ने गिरजा टिक्कू के शरीर के मैकेनिकल सॉ से और टुकड़े करे। दिस इज व्हाट ब्रेन वॉशिंग डज। वो बिट्टा कराटे दैट लेवल एग्जैक्टली कि ये इंसान नहीं है ना आपके लिए, फिर भेड़ बकरी से बेटर नहीं। ये ट्रेनिंग दी गई है ब्रेन वॉशिंग के नाम पे कि भेड़ बकरी से बेटर नहीं है। अगर आप भेड़ बकरी ही हो, मवेशी हो आप उनके लिए, तो क्योंकि क्या कदर रहेगी। कश्मीर फाइल्स जब आई थी विवेक अग्निहोत्री की, एंड फ्रैंकली इसमें हम जैसे लोग भी मतलब हमने पढ़ा है, हमने सुना है, लेकिन जब आप वो देखते हैं ट्रॉमा ऑन द स्क्रीन, तो किसी ने बहुत अच्छा बोला था, नथिंग प्रिपेयर्स यू फॉर दैट, बिकॉज उसका जो एक्सपीरियंस, जो लिव्ड एक्सपीरियंस है लोगों का, वो इतना खतरनाक है। बट ये जो आइडियोलॉजी वो होती है कि जन्नत मिलेगा, वही तो बात है ना। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन वॉश करके आपको आज के जीवन के लिए नहीं तैयार कर रहे हैं। दैट इज द सैड पार्ट। वो बोलते हैं कि आपका ये जीवन तो व्यर्थ है। आपका असली जो आप किसके लिए जी रहे हो? आफ्टर लाइफ के लिए जी रहे हो, नॉट फॉर टुडे प्रेजेंट लाइफ। बिलीव इस्लाम में तो रीबर्थ का कांसेप्ट नहीं है। आप जन्नत जाएंगे ना, जन्नत जाएंगे।
और जन्नत में आपके फिर सारे जिंदगी के मजे होंगे। आपको जन्नत जाने के लिए अभी अपनी जिंदगी को जहन्नुम बनाना है, which I don't believe is the case at all. But ये ब्रेन वॉश इस तरह किए गए लोग। जी, करंट सिनारियो क्या है अभी कश्मीरी पंडित का और हिंदू लोगों का कश्मीर में, स्पेशली अभी जब बीजेपी पावर में आ रही है, तो करंट सिचुएशन अभी क्या हालत है? देखिए, पिछले इतने दशकों की कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस की वजह से जो बहुत कम संख्या में परिवार रह गए थे कश्मीर में, जिनकी मजबूरियां ऐसी थी कि दे वर आइदर टू पुअर या फिर वो लैंड डिपेंडेंट थे, तो कुछ तकरीबन 20-30 हजार या 50 हजार के आसपास 1990 में कश्मीर वैली में फिर भी रह गए थे। धीरे धीरे उनके साथ फिर कत्लेआम शुरू होता है, जिस तरह की कत्ल गारत होती है। नादीमर का मैसेकर तो सबको पता ही है, जिसमें कि ये पूरे गांव के 24 कश्मीरी पंडितों में से 23 को गोली मार दी जाती है, एक बच्चा बच रह जाता है। एंड ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टुडे बाय द वे, वो कभी बात भी नहीं करता है, ना उसने आज तक शादी करी है, उसका ट्रॉमा आज तक उसके साथ जी रहा है, मतलब उसका कोई नहीं है, नहीं जा सकता, उसका कोई परिवार नहीं है। कश्मीरी पंडित जो अब रह गए वैली में, उनकी परिस्थिति तो बहुत ही खराब है कई मामलों में, फॉर 3 रीजंस। 1, देखिए, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट से देखा जाए तो उनके आसपास उनके जैसे लोग हैं ही नहीं। समझ रहे ना? जब आपके आसपास आपकी पहचान ही नहीं है तो आप क्या हो, ये समझना बड़ा मुश्किल है। और डे टू डे बेसिस पे उनके साथ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होती है आज भी, बिकॉज दे आर इन वेरी स्मॉल नंबर्स टुडे। अभी कुछ 3-4 साल पहले एक इंटरव्यू में देख रहा था, एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, मतलब पंडित्स हु स्टेड बिहाइंड। एक लड़की कॉलेज जाती थी और ये 3-4 साल पहले जो नंबर है उसमें आपका लगा लीजिए 5,000 कश्मीरी पंडित बेसिकली रह गए थे वैली में तब तक। 3 से 5,000 का एस्टिमेट था। तो वो लड़की उससे बोलता है, अच्छा तुम कश्मीरी हो? जो एक्चुअल सन ऑफ द सॉइल है उससे पूछा जा रहा है कि आप कश्मीरी हो। आप समझ रहे क्या नैरेटिव है, क्या ट्रॉमा है, क्या माइंड में इंप्रेशन है। अच्छा आप चावल खाते हो? अच्छा आप कैसे कपड़े पहनते हो? आप क्या जबान बोलते हो? आप समझ रहे हैं, मतलब इतना जो आज का जो वहां का जो मुसलमान युवा है वो इतना अनभिज्ञ है इन लोगों से, इट इज सो अनफेमिलियर विद देम। आप देखते हैं कश्मीर में दिवाली के टाइम पे वो कैंडल्स लगा के ब्रिज पे बहुत बातें होती हैं, वो सब which is good in a way because they are trying to recall that solidarity, but इनको यही नहीं पता कि कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली नहीं शिवरात्रि है, which is a very sad thing to know, कि इनको यही नहीं पता कि अपने साथ के लोगों के बारे में इनको यही नहीं पता। अब जो जैसे वहां पे और भी हिंदू कम्युनिटीज थी इनफैक्ट कश्मीर में, पंजाबी लोग होते थे जी। अब जिसका बहुत फेमस फेस जो है रामानंद सागर एंड विदु विनोद चोपड़ा है, ये दोनों कश्मीरी पंजाबीज थे बेसिकली। ये वो लोग थे जो कश्मीर में सेटल्ड हुए थे 19th सेंचुरी में, इनका परिवार, एंड दे यूज्ड टू, ये लोग अपने घरों में पंजाबी नहीं बोलते, कश्मीरी बोलते थे, ऐसे लोग हैं। इनका खाना पीना भी सारा कश्मीर जैसा हो गया था। या फिर जैसे देवर पीपल पॉकेट्स लाइक उरी, शोपियां, कुलगाम, जहां पे 10,000 डोगरा फैमिलीज एक जमाने में गुलाब सिंह जी के राज में आई थी, एंड दे कंटिन्यूड ऑन। तो इनको भी वो सब झेलना पड़ा है, बट देन इट इज ओनली अंडर दिस गवर्नमेंट फ्रैंकली जब एक एफर्ट हुई है कि इनके ट्रॉमा, इनकी सफरिंग्स को भी रिकॉग्नाइज करके कुछ कॉम्पनसेशन इनके लिए भी किया जा सके। कश्मीरी पंडित तो जो भागे थे तो वो तो जम्मू में अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बुरी स्थितियों में आज भी रह रहे हैं। अब ये बहुत बुरा लगता है कहते हुए मुझे कि एक कश्मीरी पंडित ने एक बार बोला था ऑन रिकॉर्ड, एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी, उसमें बोला था ये बेसिकली हमको यहाँ से उठा के, कश्मीर से उठा के हमें ये डस्टबिन में डाल दिया। That was the condition of the housing settlement that they live in Jammu, in Nagrota, outside Jammu. और उसकी genuinely बहुत बुरी हालत है, because ये state government का pure corruption का प्रोग्राम था। जी। This government has worked very hard to improve that, no doubt. लेकिन सिक्योरिटी के टर्म्स में देखिए, एक तो होता है कि सिक्योरिटी सिचुएशन इज डेफिनेटली वे बेटर। दूसरा लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो कल्चरल प्रॉब्लम है, क्या कश्मीरी पंडित वापस जा पाएंगे इफेक्टिवली? आई थिंक उसका आंसर अभी किसी के पास नहीं है। और वो जैसे हमने बोला, उनका जो लिव्ड एक्सपीरियंस जो कश्मीरी पंडित वहां रह रहे हैं, उनका इतना बहुत बुरा भी है। और तीसरा जो इकोनॉमिक रीजंस है, उसकी वजह से भी वो शायद ना जा पाए। जी। इकोनॉमिक रीजंस, वहां पे नौकरी ही नहीं, प्राइवेट एंटरप्राइज कहाँ है जम्मू कश्मीर में? अनफॉर्चुनेटली दिस गवर्नमेंट इज ट्राइंग वेरी हार्ड। एमआर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने आके कमिट किया है कि वो इन्वेस्ट करेंगी, दे विल सेट अप रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड मूव।
क्योंकि इस एरिया को डेस्परेटली जॉब्स की जरूरत है, डेवलपमेंट चाहिए, जॉब्स चाहिए बच्चों को। बच्चे इतने होनहार, टैलेंटेड, एंड वहां से माइग्रेशन भी बहुत हो रही है बच्चों यही बच्चे फिर पत्थरबाजी की तो बात है ही। देखिए, ब्रेन वॉश होना ज्यादा आसान है ना जी। आप रोजी रोटी के लिए बिजी रहोगे या फिर होने के बाद ही छोटे छोटे बच्चे भी तो पत्थरबाजी में आ गए। देखिए, वही तो बात है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा ना। वो इसीलिए होता है बिकॉज देयर इज नो नथिंग फॉर देम टू लुक फॉरवर्ड टू इन लाइफ। कमिटेड तो फिर भी निकल आएंगे, लेकिन जो एटलीस्ट 99% जो लोग हैं उनके लिए तो जब लाइफ में कुछ इंटरेस्ट होगा, कुछ हमें नौकरी करनी है, कुछ हमें बच्चों का ख्याल रखना है, कुछ हमें जिंदगी जीनी है, जिसे बोलते हैं। जिंदगी जीने का मतलब ये नहीं होता। आपको पता है अभी भी सिनेमा हॉल नहीं था कश्मीर में, अभी हाल ही 1987 में जलाया गया था। टिल 2020 या 21 एक सिनेमा हॉल नहीं था कश्मीर वैली में। अब हुआ है and that is a big monument, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कश्मीर में थिएटर नहीं कर सकते थे, जी थिएटर नहीं कर सकते थे कश्मीर में, ऑडियंस ही नहीं आ पाती थी। और जबकि कहा जाता है कि कला के लिए कश्मीर मतलब पहले माना जाता था। अभिनव गुप्त जी का जो तंत्रालोक संग्रह है, जिसमें उन्होंने कश्मीर शैविज्म का पहला बीज बोया था, एंड अभिनव गुप्त की अभी हाल ही में इनफैक्ट 1000 बर्थ ईयर सेलिब्रेट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इंटरनेशनल। तो कश्मीरी आइडेंटिटी क्या है, वो ये है इन दैट सेंस, और उसको सेलिब्रेट किया कश्मीर के अंदर भी। आर्ट एंड कल्चर डेफिनेटली ये नहीं हुआ। वो तंत्रालोक संग्रह में तो मतलब शिव फिलॉसफी को समझाने के लिए कितने तो नाटक लिखे गए हैं, कितने गीत लिखे गए हैं, कितनी कविताएं लिखी गई हैं संस्कृत में। तो आप ये सोचिए, एक ऐसा क्षेत्र जिसकी सांस्कृतिक विरासत ही आर्ट एंड कल्चर में रूटेड है, वो आर्ट एंड कल्चर नहीं सेलिब्रेट कर पा रहा बिकॉज ऑफ दीज, मतलब कैसे बोलूं मैं, ये एक फतवा क्लास जो हर चीज पे मतलब शोर मचाती है। अब आप ये देखिए, विजय माल्या ने एक टाइम पे कोशिश करी थी कि वो एक बियर प्लांट जो है कश्मीर में सेटअप कर सके। क्यों? क्योंकि डोगरास के टाइम पे हॉप्स के प्लांट्स लगाए थे, हॉप्स अपेरेंटली वेरी गुड इंग्रेडिएंट टू हेल्प क्रिएट गुड क्वालिटी बियर। यही फतवा क्लास शुरू हो गई कि ये तो गैर इस्लामी है, ये कैसे हो सकता है, चलेगा ही नहीं। एग्जैक्टली। तो वो विजय माल्या की बात वहीं की वहीं रह गई, वो आगे बढ़ ही नहीं सकी कि कश्मीर गवर्नमेंट जो एक्चुअली थोड़ा बहुत फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट, सॉरी उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थोड़ा सा सीरियस होने ही लगी थी उसको प्रपोजल को लेके, और ये हुआ और खत्म। लेकिन अगर हम करंट डेवलपमेंट की बात भी करते हैं तो क्या डेवलपमेंट हो रहा है अभी फोरफ्रंट में, जो बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स वगैरह भी लगाए जा रहे हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव्स। वन, स्टेट के लिए अपना जो अर्निंग है थ्रू जॉब्स या रेवेन्यू और जो रॉयल्टी का होता है, वो तो आ रही है, वो तो है ही है, ठीक है जी। दूसरी बात, इट वाज लॉन्ग ओवरड्यू फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल सेंस। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो भारत की सबसे बड़ी डिफीट्स में से एक मैं मानता हूँ जी। क्यों? क्योंकि आपने 80% ऑफ द वाटर दैट फ्लोड इन इंडिया पाकिस्तान को यूज करने का परमिशन दे दी। करेक्ट, ठीक है, लिटरली आपने ऐसे किया। जो ट्रीटी है वो एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ वाटर के ऊपर थी, लेकिन आप ये अलाउ कर रहे थे अभी तक। अगर आपको मैं ये बोलूं दैट द विजन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी इज इवन बिगर देन अ न्यूक्लियर अटैक ऑन पाकिस्तान, आप कैसे समझेंगे इस बात? आप बात समझे ना, इसका इम्पैक्ट समझिए कितना बड़ा है। आपने ट्रीटी करी हुई है ऑन द वॉल्यूम ऑफ वाटर ओरिजिनली। इट डज नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम बिल्डिंग अ डैम so long as I'm releasing that volume of water. Pakistan is sitting on a time bomb created by its booming population. उनको इरिगेशन के लिए पानी चाहिए। आप समझ रहे हैं कहां जा रहे हैं? किसने रोका हमें बनाने से? जियोपॉलिटिकल लेवरेज न्यूक्लियर बॉम्ब से सिर्फ नहीं आ सकता, फाइनली ये हमारे डिफेंस पॉलिसी सर्कल्स में बात घुसी है। एंड आई एम वेरी ग्लैड टू से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रीनेगोशिएट करने के लिए मूव कर चुकी है सीओए में, जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन था। पाकिस्तान के लोग दौड़ दौड़ के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पहुंच गए हेग में, और इंडिया ने बोल दिया साफ साफ, हेग हैज नो अथॉरिटी ऑन दिस। ये इंडस वाटर ट्रीटी में का रोल ही नहीं है। वी विल नॉट इवन बॉदर एंगेजिंग विद यू। हम तो बनाएंगे जो हमें बनाना है, करना है जो कर लो। This is the kind of muscular foreign policy that something like this has enabled. तो आप ये देखिए, जॉब्स हैं, लाइवलीहुड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा बेन है, फ्रैंकली जम्मू कश्मीर में बिजली नहीं है।
अभी भी कनेक्शन तो आ गए, बिजली की उत्पाद कुछ नहीं है, तो फाइनली दैट विल गेट सॉल्व. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ये जो आप पाकिस्तान को बेसिकली ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट उसकी औकात दिखा रहे हैं. फाइनली आप उसको बता रहे हैं who holds the reins in the whole, who holds the power in this whole struggle. Correct. So, and this is the kind of insignificance that should have happened at least 6 decades ago. बट नहीं हुआ. नहीं, करना ही नहीं चाहते थे ना. देखिए वो अभी थोड़ा सा अलग, ये जानबूझकर नहीं करना चाहते थे. They want, because you enabled the sympathizers of that ideology by giving them power in the Kashmir Valley and letting them run the entire state जैसे कि उनकी अपनी पर्सनल जागीर. because of some power कुछ चंद लोगों के हाथ में. Exactly. आपने वो पावर भी इस वजह से दी कि कहीं फॉरेन ऑडियंस में हमें इंप्रेशन देना है. देखिए मैं ये नहीं बोलता कि मतलब लोग इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि आपने नॉन मुस्लिम्स को क्यों किया, आपने मुस्लिम्स को क्यों. There were enough national voices then, there are enough national voices आज भी. उस टाइम पे नेशनल वॉइसेस को क्यों एम्पावर नहीं किया गया, ये सवाल का जवाब आज के जो ऑपोजिशन में बैठे हुए जो उस समय सत्ताधारी थे उनको पूछना चाहिए फ्रैंकली. और जो भी वो आंसर दें उसकी कोई वैल्यू नहीं है सच बोलो तो, बिकॉज इन्होंने ही इंटरनेशनलाइज किया था इस इशू को शुरू से. किसी और ने किया नहीं था. माइंड यू यूएन का जो रेजोल्यूशन था वो भी इंडिया के फेवर में आज भी. जो प्लेबिसाइट रोते हैं, प्लेबिसाइट की कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन ये है पाकिस्तान विल वेकेट ऑल द ऑक्यूपाइड टेरिटरी and take back all the people who've also been brought in. जी. बट यही अगर डेवलपमेंट आप जो कह रहे हैं पहले डेकेड्स अगे पहले हो जाता तो बात ही अलग हो जाती, क्योंकि टूरिज्म इतना है. कश्मीर इज ब्यूटीफुल, जम्मू इज ब्यूटीफुल. एग्जैक्टली. एंड देखिए टूरिज्म तो इनफैक्ट ऐसा हो गया है कि आजकल तो आप श्रीनगर जाएंगे तो डल लेक के आसपास की जो रोड्स हैं उसमें कंटिन्यूस ट्रैफिक जैम ही रहता है, विच इज मेकिंग इट इम्पोर्टेंट. जो अब जो नए प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया LG ऑफिस के थ्रू कर रही है, जम्मू और कश्मीर दोनों के लिए एक मेट्रो की बात हो रही है. जम्मू कश्मीर दोनों, जम्मू श्रीनगर आता है, और इन दोनों के लिए रिंग रोड्स बनाई जा रही हैं, आउटर रिंग रोड्स बनाई जा रही हैं. बसेस पहली बारी जम्मू कश्मीर में प्रॉपर बसेस सरकारी जैसे बोलते हैं ना आपकी बेस्ट की तरह बसेस सिटी गवर्नमेंट चल रही है पहली बारी 75 इयर्स में. बेसिक नीड्स है लोगों की जो नहीं प्रोवाइड. एग्जैक्टली द पॉइंट. ये इतने सालों से क्यों नहीं करी गई? पहली बारी लोगों को प्रॉपर गैस के कनेक्शन मिले उज्ज्वला के अंदर. माय गॉड. पहली बारी लोगों को टॉयलेट्स मिले. पहली बारी लोगों के घर पीने का पानी पहुंचा है. एग्जैक्टली. एंड माइंड यू जम्मू कश्मीर की जो सैचुरेशन है ऑन ऑल दी स्कीम्स इज सम ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री. आज की डेट में इतना इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ द मोदी गवर्नमेंट. जी. क्या ये सच है कि जितने टेम्पल्स हैं जो तोड़ दिए गए थे उन्हें वहाँ के लोग मिलकर रिस्टोर कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है. एंड एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहल थी कि हम जो मंदिर ध्वस्त हुए थे टेररिज्म के फेज में, जिनका मतलब दोज दैट वर डिफाइल्ड या इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स थे उनको रिवाइव करा जा सके. जो फ्लड कश्मीर के फ्लड्स में मंगलेश्वर भैरव जी का मंदिर था उसके ऊपर काम चल रहा है आज की डेट में, उसको ठीक करने के लिए, रिवाइव करने के लिए. शीतलनाथ जी का मंदिर तकरीबन 45 साल बाद खुला कश्मीर के अंदर. रघुनाथ जो भी डोगरा एरिया के मंदिर थे, रघुनाथ जी का मंदिर हो या गणपत्यार जैसे मंदिर हो, उनको रिनोवेट किया जा रहा है फाइनली आफ्टर डेकेड्स ऑफ नेग्लेक्ट डिस्पाइट देयर बीइंग अथॉरिटी. बहुत अच्छा काम हो रहा है. इनफैक्ट एक बहुत बड़ा अचीवमेंट अभी रिसेंट ईयर्स में हुआ है. शारदा पीठ जो अब उस साइड चला गया है, तो जहां से उसकी यात्रा शुरू होती थी कुपवाड़ा में टीटवाल जगह है, तो वो हमारी साइड पे है. तो वो बेस कैंप होता था उस यात्रा का. अभी हाल ही में कुछ कश्मीरी पंडित संस्थाओं ने मिलके माता शारदा देवी का जो मंदिर है वो पुनः स्थापित किया है. माता शारदा देवी बेसिकली वो शक्तिपीठ की अधिष्ठात्री है जो उस तरफ चला गया. जी. और अब ये देखिए उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था. ये दिस इज नेशनल इंटीग्रेशन इन एवरीथिंग. श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी के आदेश पर खास तौर पे एक विशेष विग्रह बनाया गया
श्रृंगेरी में, वो मूर्ति स्थापित की गई है टीटवाल में। जी उसको सपोर्ट कर रहे, उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया वहां के लोकल कश्मीरी मुसलमानों ने। एंड माइंड यू, दिस इज द फर्स्ट न्यू टेंपल दैट हैज बीन बिल्ट आई थिंक इन 6 decades इन कश्मीर वैली। मतलब कश्मीरी मुसलमानों का भी माइंडसेट चेंज हो रहा है एग्जैक्टली, धीरे-धीरे। बिकॉज वो हम बात करते हैं ना, दे एटलीस्ट जो उनकी पुरानी जनरेशन है उन्होंने अब ये कोशिश करी है कि एटलीस्ट हम वो रिवाइव कर सके कल्चर को। बिखारने वाले भी हैं, लेकिन हम फाइनली उनकी ताकत, उनकी आवाज को बुलंदी मिली है कि हम ये कर सकते हैं जी, कि हम ये अपनी बात कर सकते हैं, देश की बात कर सकते हैं फाइनली। रोहित, पाकिस्तान का बेसिक नेचर हम सभी जानते हैं, वी वर जस्ट टॉकिंग बिफोर, लाइक पाकिस्तान की इकोनॉमी ही टेररिज्म पर चल रही है, करेक्ट। लेकिन अभी हम ये जानना चाहते हैं, इट इज स्टिल ट्राइंग टू रिवेंज ऑन द बेसिस ऑफ टेररिज्म। 2022 में militants were killed, 3 Kashmiri pandits, Rahul Bhatt, Sunil Kumar Bhatt and Puran Krishan Bhatt। तो आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, मिलिट्री फोर्सेस, क्या ये रेडी है टू टैकल सच डेंजरस माइंडसेट्स एंड टारगेट किलिंग्स जो होती है? देखिए, इसके पीछे 2 चीजें हुई हैं। 1, इसका ट्रिगर क्या था ये लोगों को समझना चाहिए। देयर आर स्टिल एलिमेंट्स इनसाइड कश्मीर वैली पर्टिकुलरली जो चाहती नहीं कश्मीरी पंडित वापस आए। क्यों? क्योंकि अब ये बहुत अजीब लगेगा सुन के आपको, प्रॉपर्टी एंक्रोचमेंट बहुत बड़ा इशू है कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टीज का। एंड रिसेंटली एलजी ऑफिस ने एक बोर्ड सेटअप किया था इस तरह की प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करके छुड़ाने का, ताकि कश्मीरी पंडितों को वापस सेटल किया जा सके एज एंड व्हेन इट हैपेंस। उसकी वजह से ये जो विशेष तबका, जो सेपरेटिस्ट तबका भी है कोइंसिडेंटली, इनमें बड़ी नाराजगी फैली एंड दे स्टार्टेड किलिंग द कश्मीरी पंडित्स हु हैड बीन ब्रॉट इन सम नंबर्स गवर्नमेंट पैकेजेस के अंडर। तो ये सारे वो एम्प्लॉइज थे। I wanted to ask this question basically कि क्या मतलब उस जमीन का क्या हुआ, उस प्रॉपर्टी का क्या हुआ, जहाँ पहले हिंदू पंडित, कश्मीरी पंडित रहते थे, फिर उन्हें वहां से जाना पड़ा। तो ज्यादातर ड्यूरेस में बेची गई थी, नहीं तो अबैंडन कर दी गई थी। ड्यूरेस वाली प्रॉपर्टीज भी बाय द वे इस तरह की ये डिस्प्यूट बोर्ड में रेज की जा सकती हैं कश्मीरी पंडितों द्वारा। ये बहुत बड़ा इशू है। जो घर 20 लाख का बिक सकता था वो 2 लाख में बेचा गया। जो जमीनें स्पेशली रूरल कश्मीरी पंडितों की जो थी, किसे बेची गई है? सब मुसलमानों को, पड़ोसों को जबरदस्ती, मतलब उन्होंने। अब देखिए, अब आपको एक बड़ा अजीब लगता है, और मैं इस मामले में कई कश्मीरी पंडितों से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, जब आपको बोला जाता है ये घर आपका ही तो है, ये घर मेरा नहीं है। अब इसमें मेरा ऐसा क्या अंश है जो आप मुझे बता सकते हो ये मेरा जी। तो ये स्टेटमेंट ना सिर्फ अच्छी लगती है सुनने में, इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसका कोई औचित्य भी नहीं होता इस वजह से जी। तो अब इसकी वजह से इन्होंने कश्मीरी पंडितों को टारगेट करना शुरू किया, ये माहौल बनाने के लिए कश्मीरी पंडित सेफ नहीं है, जो टेररिस्ट के साथ जुड़े हुए सेपरेटिस्ट है। अब इसमें मेरी सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी तो एक बात है कि they have not been say as militant or as militaristic as other communities in Jammu Kashmir. Immediate example भी डोगरा हिंदूज जैसे थे। अब ये देखिए, जम्मू में एक्सपीरियंस सेम क्यों नहीं हो पाया, जबकि कोशिश तो जम्मू में भी करी गई, क्योंकि जम्मू में विलेज डिफेंस काउंसिल्स आ गए जिनके पास चाहे वर्ल्ड वॉर 2 राइफल्स थी, लेकिन अपने आप को डिफेंड करने में सक्षम रहे। और कोशिश वो तब तक तो लड़ते थे जब तक कि पुलिस ना आ सके या सिक्योरिटी फोर्सेस ना आ सके। इवन दे वुड किल मेनी टेररिस्ट ऑन देयर ओन, उनको वेट भी नहीं करना पड़ता था। अभी हाल ही में इनफैक्ट एक वीडीसी एनकाउंटर के एक व्यक्ति की, जो मुसलमान था, कोइंसिडेंटली गुज्जर था, उसकी वो अभी वीरगति को प्राप्त हुआ है। तो अब ये देखिए, कोई जम्मू में नहीं होने दिया गया है। इन कॉन्ट्रास्ट कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित रह गए थे उनके साथ ये कभी नहीं किया गया अटेम्प्ट। अब सो दैट मंशा की बात तो थी। मेरा मानना है that I think the government of India and the LG office should seriously consider हमें विलेज डिफेंस कमेटी का मॉडल कश्मीर में लाना पड़ेगा। लेकिन जो वैली में जो लोकल लोग रहते हैं, क्या आज भी उन्हें सेफ फील होता है अंडर सर्विलेंस ऑफ मिलिट्री? देखिए, लोकल लोगों की तो इनफैक्ट मिलिट्री के ऊपर इतनी डिपेंडेंस है कई चीज, फॉर बेसिक सर्विसेज व्हिच द स्टेट शुड बी प्रोवाइडेड। आप ये इमेजिन करिए, इतनी वीडियोस आती हैं आज भी जहां पे आर्मी के लोग प्रेग्नेंट औरतों को बर्फ में पैदल चल के लेके जा रहे हैं प्रेगनेंसी डिलीवरी कराने के लिए, लेबर में चल रही है। दिस इज अ बेसिक स्टेट फंक्शन। आर्मी को ये सब, विद ऑल ड्यू इन रिस्पेक्ट टू द आर्म्ड फोर्सेस, ये आर्मी का काम ही नहीं है, फिर भी कर रहे हैं।
वो तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि वो देखिए इतनी डिपेंडेंस है उन पे। तो ये रिलेशनशिप कैसा है बिटवीन द लोकल पीपल एंड द आर्म फोर्सेस? पब्लिकली जो मर्जी हो रहा हो, प्राइवेट में सब चाहते हैं आर्मी खड़ी रहे, क्योंकि उनको अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है कश्मीर वैली में आज की डेट में। दे आर हैप्पियर विद द आर्मी बीइंग देयर। बोलते हैं आर्मी एटलीस्ट न्यूट्रल तो पार्टी है ना हम सब में। करेक्ट, बहुत बड़ी बात है ये। देखिए अब आर्मी के इंटेलिजेंस इन्फॉर्मर्स जो सर्विलेंस नेटवर्क है वो यही लोग हैं ना सारे लोकल। जब ये डोडा, राजौरी, पुंछ वाली बेल्ट में जम्मू डिवीजन के टेररिज्म बहुत बढ़ गया था 2002-2003 में, जी, लोकल लोगों ने कोऑपरेट किया इन एन ऑपरेशन कॉल्ड सर्प विनाश, और टेररिज्म बिल्कुल जीरो कर दिया गया था इस बेल्ट से तब उस समय। ओके, लोकल लोगों ने सारी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करी थी उसमें। एंड अभी जो चल रहा है वो यही हो रहा है ना। टेररिस्ट इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाते हैं कश्मीर वैली में आफ्टर डूइंग एन इंसिडेंट। कुलगाम वाले उन्होंने आर्म फोर्सेस को टारगेट किया विद लेस देन 72 आवर्स। कैसे खत्म हो गए? लोकल इंटेलिजेंस सपोर्ट, लोकल लोगों का सपोर्ट है। सो यस, एंड इवन अब ये देखिए आर्म्ड फोर्सेस कई लोगों के लिए तो मतलब उनके फ्रूट भी सप्लाई चेन बना के बैठी हुई है। तो दैट टेल्स यू कि मतलब इतना ज्यादा रोल है। दिस इज अ गुड एंड अ बैड साइन फॉर मी। बैड इसलिए बिकॉज ये स्टेट का फंक्शन है एंड इंडियन मिलिट्री पर इतना डिपेंडेंस है एक्चुअली कि कल को ये चले जाए तो एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा एक तरह से। तो करेक्ट। तो आप जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि इंडियन मिलिट्री का काफी इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर, लेकिन वो है ना कि बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो बात अलग हो जाती है, क्योंकि दे आर ट्रेन्ड फॉर दैट फ्रेमवर्क टू टैकल द पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल सिचुएशन इनसाइड द JNK, और ये वाला इशू अलग हो जाता है जहाँ आपको बेसिक काम करना पड़ रहा है लोगों के लिए। देखिए उसमें इनफैक्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दैट आल्सो स्ट्रेचेस द आर्म्ड फोर्सेस के रिसोर्सेज पे। अब देखिए आप कश्मीर वैली में जैसी टेररिज्म कंट्रोल करते हैं वो जम्मू के डिवीजन में काम करना शुरू करते हैं। अब LOC एक ऐसी चीज है, देखिए आप जितना मर्जी कर लीजिए, ये चोर सिपाही वाली बात हो जाती है। सम पीपल विल बी वन स्टेप अहेड ऑफ यू। जी, हमने फेंसिंग कर ली, वेरी बिग अचीवमेंट, उससे बहुत फर्क पड़ा है इन द नंबर ऑफ टेररिस्ट। लेकिन आप कितनी टनल्स कवर कर सकते हो, कितनी टनल्स क्लोज कर पाओगे? जी। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग तो आ ही रही है। अभी हमने देखा भी है कि एक्चुअली आर्म फोर्सेस जो है वो ड्रोन्स को भी यूज करने लगी है, एटलीस्ट फॉर मॉनिटरिंग की ट्राई किया उन्होंने। पुंछ में जब बहुत सारे टेररिस्ट छुप गए थे पीछे जंगलों के अंदर सोलनकोट, तो उन्होंने ट्राई किया है ये, एंड आई थिंक इट इज गेटिंग देम सम सक्सेस। तो वो कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी तो आएगी इवेंचुअली। देखिए अब ये जैसे जंगल जिनके थ्रू ये आते हैं, will help, technology will help, they need it। ये ऐसे जंगल हैं जहाँ पे दिन में भी दोपहर के 2 बजे भी जो सूरज की रोशनी जमीन को टच नहीं कर सकती, इतने घने dense है, इतने डेंस है और इतना डार्कनेस होता है उनके अंदर। आप कैसे देखोगे? मे बी ए ड्रोन विद थर्मल इमेजरी कैन हेल्प यू देयर। करेक्ट। वो वाली बातें हैं जो मतलब, एंड द आर्म्ड फोर्सेस आर ट्राइंग इट, डेफिनेटली दे ट्राइंग इट, बट वो रिसोर्स उनका ऑलरेडी इतना स्ट्रेच हो रखा है बिकॉज ऑफ देखिए इवेंचुअली आर्मी कांट बी प्रेजेंट एवरीवेयर। इसमें जो लोकल जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसका भी एक रोल आ ही जाएगा। तो अब ये थिंकिंग है कि कैसे ये चीजें और स्ट्रेटेजिकली प्लान कर सके। एंड सबसे बड़ी बात, जो फर्स्ट रिस्पॉन्स फोर्स जो होती है वो स्टेट के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस को होना चाहिए। दे हैव बीन अ क्रैक पुलिस यूनिट। कितने टेररिस्ट को उन्होंने मार गिराया है, कितने उनके खुद के जवान शहीद हुए हैं, एंड दे एक्चुअली हैव टू बी एम्पावर्ड अगेन इन दैट सेंस कि ये आगे बढ़ के एटलीस्ट कई लेवल पे तो इनकी जरूरत पड़े और किसी की जरूरत ही ना पड़े। पंजाब में टेररिज्म ऐसे तो खत्म किया था ना, उसमें आर्म फोर्सेस कहाँ आई थी? The same model eventually will have to be brought into जम्मू कश्मीर। पर पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ के बारे में हम आए दिन न्यूज में पढ़ते हैं, करेक्ट? लेकिन किस तरह से ये लोग वहाँ के यूथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, और पाकिस्तान, मैं ये जानना चाहती हूँ कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूथ को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, और आर्मी इसमें क्या रोल प्ले कर रही है कि टू डिटेन अ मिलिटेंट और अ टेररिस्ट? देखिए आर्मी का रोल तो बहुत क्लियर है। दे ट्राई टू कैप्चर एनी टेररिस्ट अलाइव। अगर नहीं हो पाता है तो या बहुत सिवियर ऐसे शेलिंग होती है तो बुलेट फायर होती है तो उसी में जनरली डेथ होती है। इट्स नॉट कि कोई रिवेंज किलिंग्स ले रहे हैं, ये हम सबको बहुत क्लियर होना चाहिए इस बारे। रही बात जो पाकिस्तान में चल रहा है, देखिए पाकिस्तान एज अ कंट्री इन इटसेल्फ, हमने पहले भी बोला था ना, इट्स बिकम अ टेररिस्ट एक्सपोर्ट हाउस। अब उसमें दिक्कत क्या हो रही है कि वहां पर जिया उल हक के जमाने से ही
which was 1988 85 के बाद के बीच की बात है, इतना सीवियर ब्रेन वॉशिंग चल रहा है बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ इस्लामाइजेशन ऑफ द रैडिकल इस्लामाइजेशन ऑफ द कंट्री, कि वहां पे जो मदरसा जो है दे आर बेसिकली टेररिस्ट रिक्रूटमेंट फ्रंट्स। अजमल कसाब के बारे में सब जानते हैं, अजमल कसाब वाज रिक्रूटेड फ्रॉम अ मदरसा, ये बहुत कम लोग बात करते हैं। आज के डेट में कश्मीर में ज्यादातर टेररिस्ट जो आ रहे हैं उसमें एक मिक्स है। पहले इनिशियल फेज में सारे कश्मीरी मुस्लिम होते थे या जम्मू कश्मीर के मुसलमान होते थे। आज की डेट में जम्मू कश्मीर के मुसलमान जो हैं वो शायद 30-40% है, और कोई कई फॉरेनर्स हैं जिसे हम बोल सकते हैं। फॉरेनर्स इन द सेंस जो पाकिस्तान के पंजाबी स्पीकिंग इलाके के हैं, या जो ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में सेटलर्स हैं जिनको जबरदस्ती सेटल किया गया है पाकिस्तान स्टेट द्वारा, वो टाइप के लोग, क्योंकि कल्चरली थोड़ा सिमिलर है बोली। स्पेशली ये रजौरी पुंज में तो जो भाषा बोलते हैं ये कुछ गोजरी वगैरह, गोजरी पहाड़ी, वो पंजाबी से थोड़ा मैच करती है, तो वो उनको अपने आप को उनका सगा ही मानते एक तरह से। तो ये चीज है, तो उन्होंने लैंग्वेज का एडवांटेज लेके ब्रेन वॉश कर के अपने बच्चों को दे जस्ट सेंड देम। उनके लिए क्या फर्क पड़ता है, भेड़ बकरी की तरह भेजने उन्हें, मर भी जाएगा तो क्या होगा। और बदले में क्या मिलता है, फैमिलीज को खाना वाना सब। बेसिकली वो उनको एक सैलरी की तरह, सैलरीड एम्प्लॉय की तरह शुरू में भेजते हैं, एक बेसिक मिनिमम अमाउंट दे देते हैं 6 महीने की सैलरी की तरह, और वो मर जाता है तो उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं है स्टेट का वहाँ पे लोकल उनके परिवारों को नेसेसरली। आप मुझे बता दो अजमल कसाब के परिवार को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा ना। दे आर बेसिकली डिस्पोजेबल एसेट्स फॉर देम, डिस्पेंसेबल एसेट्स फॉर देम, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, एंड 1000 कट्स करने के, देखिए कट करने के लिए चाकू चाहिए होता है, आपको उसके लिए ग्रेनेड नहीं चाहिए होता है। इट्स समथिंग कॉल्ड एज लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट विच हैज बीन गोइंग ऑन, जो पाकिस्तान लगा हुआ है करने में अभी भी हमारे साथ। दो इंडिया ने बहुत सारे ऐसे कदम लिए जिसकी वजह से वो वीकन हुआ है, बट अभी भी वो स्ट्रेटेजी ग्राउंड पे एक्टिव है, और उसको कैसे तोड़ा जाएगा जब पाकिस्तान का कुछ करा जाएगा। It's as simple as that. Yeah, but every BJP spokesperson हम आजकल देखते हैं, they are talking about ये जो आइडिया है ना कि गोल्डन एरा ऑफ पॉलिटिक्स चल रहा है, इसको मार्केट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं इसकी अच्छी तरीके से। तो आपको क्या लगता है कि रियलिटी क्या है बीजेपी की इन जम्मू एंड कश्मीर? That's a good question, and I think ये जरूरी है लोगों को समझना कि जम्मू कश्मीर में, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर दो अलग संभाग हैं, तो बीजेपी की रियलिटी भी दोनों संभागों में बहुत अलग है। कश्मीर में फ्रैंकली बीजेपी का कोई बेस नहीं है, ठीक है, सारा बेस जो है उनका जम्मू से, और जम्मू में अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने समर्थकों और अपने काडर को इतना नाराज कर दिया पिछले कुछ दिनों में, बिकॉज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ से कैंडिडेट चॉइस तो खैर अलग बात है, लेकिन लोगों को लगता है कि उनकी आवाज नहीं उस लेवल पे सुनी जा रही जिस तरह कश्मीर की आवाज को, उनके इश्यूज को एड्रेस करने की बात होती है। अब ये देखिए, which is somewhere true also, right? देखिए जम्मू डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये फैक्ट है, और उसके पीछे वेदर वी लाइक इट और नॉट ये बात रह जाती है कि सारी जो श्रीनगर सेंट्रिक पॉलिटिक्स हो जाती है। एलजी ऑफिस को भी ये आरोप झेलने पड़ रहे हैं आज की डेट में कि सब कुछ जो है कश्मीर सेंट्रिक हो गए। बट इज द गवर्नमेंट डूइंग एनीथिंग? गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कर रही है, दैट्स द थिंग, राइट। जो उनकी इमीडिएट इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके मूलभूत इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, बट एक तो नैरेटिव का वीकनेस तो है जम्मू में उनका, दूसरा जो लोकल यूनिट है, आई एम सॉरी टू से, लोकल यूनिट जो है वो बहुत ही मतलब डिवाइडेड हाउस है अपने में, तो दे आर ऑल इंटरेस्टेड बेसिकली इन वन अपमैनशिप। वो कुछ ग्राउंड पे नेसेसरी एकजुट होकर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें भी तो उसका कोई इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है। अब इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल था, प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में पहली बार आया है 1.5 साल पहले। The narrative response was so poor. प्रॉपर्टी टैक्स पूरी इंडिया में कोई ऐसा मेजर टाउन या सिटी नहीं जहाँ पे लोग नहीं देते हैं। जम्मू कश्मीर में पहली बार ही आया, सोचिए 75 साल में। ये तो ये लोगों को लूटने के लिए एक और स्कीम बना ली है। This is how the opposition plays that deadly game, and the BJP guys were caught napping. ये क्या हो गया? आप सोच रहे हैं, मतलब अब वो प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में जर्नलिस्ट पूछने जा रहा है, वो मुझे बोले ही ना कुछ माइक पे, वो भाग जाए जो लीडर रिस्पॉन्स में। तो अब ये तरीका तो नहीं है ना। अब आपको एंड ये सोचिए कि जो जम्मू के लोग हैं, बच्चे हैं जो बाहर रहे हैं, बाहर इंडिया में काम करते हैं, उन्होंने ये एड्रेस किया कि भैया ये तो पूरे इंडिया में लोग दे रहे, तुम कौन सा नहीं आ गए। उल्टा उन्होंने ये बोला, पहली बार आपके पास एक्सक्यूज है कि भैया ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पूछो तुम कर क्या रही हमारे पैसे के साथ। अकाउंटेबिलिटी ऐसे आएगी आपकी। तब जाके 15 दिन तक बेसिकली हेडलेस चिकन की तरह यूनिट के रन करने के बाद
शांति आई इस इशू शांति पे. है. बट 15 days the local BJP unit had no clue what it was doing. बट क्या वैली में लोग खुश हैं इस नई वैली में तो कोई खुश नहीं है. सरकार के देखिए वैली में तो ये हाल था कि, और ये फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट बताऊंगा मैं बिजली के माध्यम से. उसने बोला भारत के लोग बिजली चोर हैं और कश्मीर के लोग बिजली के महाचोर हैं. अच्छा. उसने एक इवेंट में बोला था 2011-2013 में, और ये न्यूज आइटम में आपको मिल जाएगा, कश्मीरी महाचोर, लिटरली उसने ये बोला था कि बिजली की इतनी चोरी होती थी. जब आप ये प्रॉब्लम क्रैक डाउन करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ट्रांसफॉर्मर के पीछे भी आजादी दिखेगी. ठीक है, वो उसके लिए भी आजादी का नारा लगा सकते हैं, ऐसा हाल है जी. तो अब बिल देने पड़ रहे हैं तो लोग थोड़े तो नाराज तो है कश्मीर में भी. आपको प्रॉपर्टी टैक्स की बात है तो लोगों में नाराजगी है ही. बट दिस इज व्हाट आई से वाज द प्रॉब्लम फॉर द लास्ट 70 years. उनको यही नहीं पता कि बेसिक मॉडर्निज्म ऑफ गवर्नेंस होता क्या है. करेक्ट. आपने जो एक सामंतशाही बना रखी थी, फ्यूडल स्टेट बना रखी थी, उसका मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट से कोई लेना देना था ही नहीं जी. उसमें ये नहीं पता था कि लोग अगर टैक्स देते तो लोगों की अकाउंटेबिलिटी भी है किसी से पूछने की कि भैया तुमने क्या किया टैक्स का, और तुम्हारे को मैं हटा सकता हूँ इलेक्शन से. ऐसी बेसिक चीजें लोगों को नहीं समझ आई थी. करेक्ट. रोहित, आपने जैसे ये अभी प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बात की, पर ऐसे कौन से मूव्स हैं या इनिशिएटिव्स हैं जो बीजेपी ने लिए हैं और वो अननोटिस हो गए हैं, वहां पर नोटिस ही नहीं किया लोगों ने, या बड़ा ही प्रोटेस्ट किया हो या खिलाफ हो? देखो, नोटिस नहीं किया, मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ. इन्होंने एक इनिशिएटिव चलाया था जहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर है ना, वो गाँव जाएगा हर 2 या 3 हफ्ते में एक बार. गवर्नमेंट ऑफिसर रूरल एरियाज में जाके लोगों की कंप्लेंट सुनेगा, उसको रिड्रेस करके आएगा. अच्छा. एंड दिस ऑफिसर इज नथिंग लेस देन एन IAS रैंक, सपोज्ड टू बी एन IAS रैंक. लवली. अब अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा हो गया है, एंड दिस इज वेयर द रॉट अगेन हैज crept in, कि इतनी अच्छी इनिशिएटिव जिसका अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला था, अब IAS ऑफिसर जाने ही नहीं चाह रहे. क्यों नहीं जाना हमें रूरल एरिया में? क्यों? वहां पर ट्रैवल करने में इतनी दिक्कत होती है. तो दैट इज एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन ऑन आपने 70 साल में एज ब्यूरोक्रेसी क्या किया वहां पे, राइट? कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि आप जा नहीं सकते. करेक्ट. बट वो चिकन एंड एग बना लिया उन्होंने अपने लिए. LG के ऑफिस के ऑर्डर के बाद भी ये सब बातें सुनने को मिल रही हैं. व्हाट मिसमैनेजमेंट के टर्म्स में या पुअर मैनेजमेंट के टर्म्स में एक एग्जांपल देता हूँ. अब आप टूरिज्म की हम जैसे बात कर रहे थे अर्लियर, आप पश्मीना की बात करते हैं. एवरीबडी नोज अबाउट जम्मू, मतलब कश्मीर. पश्मीना मीन्स कश्मीर फॉर देम. आपको पता है जम्मू भी पश्मीना के लिए बड़ा फेमस है. जम्मू बाशोली करके एक जगह है जिसकी वीव कश्मीर से भी ज्यादा सुपीरियर है. पर कश्मीर के बारे में तो पता ही था. बाशोली की वीव इज कंसीडर्ड इवन मोर सुपीरियर टू कश्मीर की वीव, पश्मीना की. लेकिन उसके बारे में कोई प्रमोशन नहीं है. उसको अभी हाल ही में GI टैग भी दिया तो उन्होंने बोला ये कश्मीर का है बाशोली. अच्छा. जम्मू के लोग भड़क गए इस बात पे कि ये कैसे बोल दिया आपने. इवन फॉर दैट मैटर केसर जो है, द बेस्ट केसर कम्स फ्रॉम जम्मू's upper divisions and not from कश्मीर. कश्मीर में तो पाम्पोर एक बेल्ट है, लेकिन किश्तवाड़ का केसर इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू दैट प्लेसेस के. ओके. और फॉर दैट मैटर अब ये आपका कश्मीर के अंदर ही एप्पल बेल्ट है जैसे बोलते हैं. आपको पता है जम्मू के अंदर भी एप्पल बेल्ट है. वी डोंट नो दैट. दैट्स माय पॉइंट. तो ये जो मतलब नैरेटिव के लिए भी सही आपने, लेकिन कश्मीर को इतना प्रोमिनेंट कर दिया है कि जो बाकी के जो हिस्से हैं वो ऐसा अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड ही समझेंगे. एंड ये नैरेटिव मैनेजमेंट में बहुत बट क्या समय लगेगा? देखिए, वो इंटेंट की बात है मोर देन समय की बात. और मुझे कई बार लगता है कि इवन इफ द गवर्नमेंट हैज द बेस्ट ऑफ इंटेंट्स, इट डजंट ट्रांसलेट इनटू ब्यूरोक्रेसी डूइंग इट फॉर देम. ये मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी है. तो अब ये ब्यूरोक्रेसी को कैसे खींचते हैं अब वो ही जाने. बट मैं तो ये स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं कि द गवर्नमेंट शुड एक्चुअली मेक द ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबल ऑन दिस थिंग्स लोकली. क्योंकि क्या होता है, वो फ्यूडल सिस्टम नहीं चल सकता. ये क्लैरिटी देनी ही पड़ेगी एट द एंड ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी. जी. कश्मीर, जम्मू कश्मीर को द ग्रेवयार्ड ऑफ रेपुटेशंस बोला जाता है IAS में, बाय द वे. ग्रेवयार्ड ऑफ रेपुटेशंस. क्योंकि जो भी वहां पे चीफ सेक्रेटरी बनता है स्टेट का, यूनियन टेरिटरी है, उसकी इज्जत मिट्टी में मिलके ही जाती है. बिकॉज कुछ नहीं होता है जितने भी आप मतलब बड़ी बड़ी बातें कर लो आके. दैट हैज टू चेंज समवेयर. अभी अजय डल्लू जी बने हुए हैं, लेट्स सी कैसे होता है. बट ये ऐसी चीज है जो मतलब सबके दिमाग में रहती है कि भैया मेरी रेपुटेशन का भी
उसी तरह कचरा हो सकता है। करेक्ट करेक्ट। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस भी हो गए हैं, करेक्ट, बहुत हीट अप वाला माहौल है यहाँ पर, लेकिन एज द कॉमन सेइंग गोज दैट इंडिया इज गोइंग टूवर्ड्स मोनार्की। बीइंग द यूथ ऑफ इंडिया, आपको क्या लगता है कि, या आपका टेक क्या है इस करंट पोजीशनिंग पर बीजेपी की? इट इज डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक? देखिए, जो व्यक्ति ये मुझसे कहेगा कि इंडिया इज मूविंग अवे फ्रॉम बीइंग अ डेमोक्रेसी, सबसे पहले तो उसको डेमोक्रेसी की डेफिनेशन नहीं पता जी। अगर आप एंशिएंट ग्रीस के एथेंस की डेमोक्रेसी बोले हैं, आपको पता है नॉट एवरीबडी हैड वोटिंग राइट्स इन दैट आइडियल डेमोक्रेसी जिसका सब हवाला देते हैं हम जी। उसमें सिर्फ 20% लोग थे जो वोट कर सकते थे। इन कॉन्ट्रास्ट हमारे देश में 1947 से जब हमें अपना खुद का शासन चलाने का अधिकार फिर से मिला, महिलाएं भी वोट कर रही हैं। स्विट्जरलैंड में 1957 तक women did not have the right to vote, जिसको आइडियल डेमोक्रेसी आज भी कहा जाता है बहुत लोगों द्वारा। जी। अमेरिका में 100 साल से ज्यादा लगे औरतों को और ब्लैक लोगों को वोटिंग राइट्स मिलने में। तो कौन सी एक्चुअली डेमोक्रेसी है? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये उठता है सबके लिए। दूसरी बात, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ हाउ इट एसोसिएट्स इन अ डेली लाइफ, राइट? क्या मुझे मेरी बात बोलने से रोका जा रहा है? नहीं। मोदी के सबसे बड़े जो क्रिटिक्स हैं आज की डेट में, मिस्टर मोदी के जी, आप उनकी हालत देखिए, वो बोली जा रहे हैं। उनको दुनिया जहाँ के स्टेज प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं इंडिया के अंदर, बाहर तो छोड़ ही दीजिए, कोई उनको रोक रहा है? अच्छा, मैंने उसको क्रिटिसाइज किया तो फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में आ गई। क्यों? फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट एट द एंड ऑफ द डे, राइट? अगर आप एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहते हो तो आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम टू हेयर आल्सो भी आना चाहिए। इस मामले में देखिए, भारत की गवर्नमेंट ने, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कितनी बड़ी बात करी थी, एवरीथिंग विल बी सब्जेक्ट टू रीजनेबल लिमिटेशंस। इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी लिमिटेड राइट माना गया है, क्योंकि आप अगर उससे जहर फैलाओगे समाज में तो उसको क्यों अलाउड करना चाहिए? स्वीडन में इस समय दंगे हो रहे हैं, आए दिन दंगे होते रहते हैं बिटवीन कौन सबको पता है जो फॉलो कर रहा है मैटर। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि वहां पे एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कोई एक किताब जला रहा है, दंगा हो जाता है। कोई कुछ बोल रहा है टीवी पे, यूट्यूब पे, दंगा हो जाता है। शुड दैट बी अलाउड? हमारे जैसे मल्टी डाइवर्स, मल्टी एथनिक इन द सेंस, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं या हमारे नेपाल ये सारे बेल्ट के लोग, is that something we can allow for ourselves? ऐसे तो कल को जो अभद्र टिप्पणियां लोगों के बारे में मजाक के रूप में करी जाती हैं, नहीं, वो तो है ही। उदाहरण के तौर पे ही हमारे जितने नेपाली मूल के भाई बहन भारत के, जो हमारे इतने कट्टर राष्ट्रभक्त हैं, उनके बारे में क्या क्या बातें बोली जाती हैं? इज दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच? नहीं ना, वो क्यों अलाउ करें हम लोग? तो ये तो मतलब कहने की बात है, उल्टी सीधी बातें करने के लिए तो जो मर्जी ये कर ले। उल्टा बीजेपी के अंडर मैं मानता हूं बीजेपी इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ हाउ डेमोक्रेसी शुड वर्क। और मैं इसके 2 कारण बताता हूं आपको। 1, आप ये देखिए कि मिस्टर मोदी की कैंडिडेसी 2013 में कैसे आई थी। जब कंसेंसस बना, सर्वसम्मति बनी कि मिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टरियल फेस होंगे भाजपा के, तभी उनका नाम अनाउंस हुआ है। और उसको वहां तक पहुंचने के लिए मंथन के बतेरे चरम चले थे। मल्टीपल राउंड्स ऑफ डिस्कशंस टुक प्लेस नेशनली एंड एट रीजनल लेवल्स कि ये अग्री करना है कि नहीं करना है। ये इट इज नो डिफरेंट फ्रॉम जो अमेरिका का प्राइमरी जो होती हैं अलग अलग पार्टीज की। आप ये सोचिए, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट? इन कॉन्ट्रास्ट जो डेमोक्रेसी चिल्ला रहे हैं खतरे में है, उनमें से किसने आज तक ऐसा किया? एक बहुत फेमस न्यूज़पेपर है जो सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी चिल्लाता है, जो चेन्नई से छपता है जी, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई है। वो अपनी कैंटीन में मीट अलाउ नहीं करता है। ऑफिस कैंटीन में अपने एम्प्लॉयज को मीट लाना अलाउ नहीं करता। आपको पता है बात? नहीं। ये फिर डेमोक्रेसी है? मैं तो बोल सकता हूँ डेमोक्रेसी नहीं है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम ना। आप या तो वहां पहले करिए इसको शुरू, तब प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट जैसे क्लॉजेस आ जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, बीजेपी जो है हमेशा अपने प्रेसिडेंट्स को इलेक्ट करती है। लोग भूल जाते हैं इस बात को।
कंसेंसस से करती है, लेकिन करती है इलेक्ट। कल को अगर वो ओपन इलेक्शन भी करे अपनी पार्टी के लिए, किसी को एतराज नहीं होगा, बिकॉज दैट इज देयर नेचर। जी डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट इलेक्शंस, इट इज आल्सो अबाउट बिल्डिंग कंसेंसस अमंग्स पीपल ना। अलग अलग गुट हैं, बीजेपी भी कोई एक पार्टी तो है नहीं फ्रैंकली, जी 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 अलग अलग लोग हैं, अलग अलग फैक्शंस हैं, इतने स्टेट यूनिट्स हैं। स्टेट यूनिट्स कितने पावरफुल है बीजेपी के? ये वो पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर में 70 साल में पहली बारी बीडीसी और डीडीसी इलेक्शंस कराए हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के। ये अगर डेमोक्रेटिक नहीं होती तो ये कराती है? पंचायत के इलेक्शंस कौन करवाता है जम्मू कश्मीर में? बीजेपी करवाती है। और कौन करा रहा है? अच्छा, पंचायत के इलेक्शन तो कितने सदियों तक नहीं हो रहे थे, अब हो रहे हैं। अभी हो रहे रेगुलर। So we see a good development now. डेवलप देखिए, डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथनिंग ही बीजेपी ने करी है इफेक्टिवली। आप ये देखिए, सबसे ज्यादा डेवोल्यूशन ऑफ फंड जो है स्टेट्स की तरफ, जो रेशियो बढ़ाया गया है, हाईएस्ट लेवल बीजेपी सरकार ने ही किया है। जी और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि बीजेपी के जो सबसे स्ट्रॉन्ग नेता है, सब चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनको पता है स्टेट की क्या पावर होती है अगर उसको सही तरीके से फंड्स के साथ इक्विप किया जा सके। तो ये डेमोक्रेसी की डीपनिंग हुई ना, स्ट्रेंथनिंग हुई ना। करेक्ट करेक्ट। तो कहाँ से डेमोक्रेसी जा रही है? मतलब ये सब जो बातें मिथ्या है। जी ये एक्चुअली चाहते हैं कि बेसिकली हमको अधिकार मिले, हम जिस मर्जी को गरिया दें, बस हमें कोई ना करिए। जी रोहित, वी हैव कम टू एंड ऑफ आवर डिस्कशन। एक सवाल जाते जाते जो लोग जानना चाहेंगे अबाउट पीओके एंड अक्सर चिन। पीओके ऑक्यूपाइड, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्सर चिन, जो ये दोनों एरियाज जो है वो चाइना और पाकिस्तान के पास है। आपको क्या लगता है अगर गवर्नमेंट जीत जाती है करंट इलेक्शन में तो क्या होगा? क्या हम ये वापस ले सकते हैं? और अगर वापस ले सकते हैं तो कैसे, डिप्लोमेसी से या वॉर से? देखिए, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही हैं इस समय एक जियोपॉलिटिकल सेंस में। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जोरदार प्रदर्शन चल रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी और एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट। जी एंड जो डायस्पोरा में स्पेशली जो आपको जो मिलते हैं, देयर इज एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी उसमें जो एक्चुअली पाकिस्तान से ब्रेक करके वापस भारत के अंदर विलेज चाहती है। देखिए, ये सारे जो एरियाज थे ये फोर्सफुली ऑक्यूपाई हुए थे, तो वहाँ पे लोकल विल का कोई रोल था ही नहीं शुरू से। इनफैक्ट गिलगिट जो था, मेजर ब्राउन जो थे, ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने रातों रात बेसिकली पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ साइड बदल के पाकिस्तान के हाथ में गिलगिट बल्तिस्तान को दिया था एज अ गिफ्ट, जिसकी वजह से उनको सबसे हाई मिलिट्री ऑनर्स भी मिले पाकिस्तान गवर्नमेंट के जमाने के। इतना बड़ा मतलब द्रोह था अपनी ही आर्मी के अगेंस्ट गिलगिट स्काउट्स। एनीहाउ, बट गिलगिट बल्तिस्तान में भी ये चीज हो रही है एंड इंडिया इज वेरी फोर्सफुल एंड वेरी क्लियर। हम और कुछ नेगोशिएट नहीं करेंगे। अगर हमें नेगोशिएट करना है तो इनका स्टेटस और ये भारत में वापस कैसे आएंगे, बस हम इसके बारे में नेगोशिएट करेंगे। पाकिस्तान इज रियलाइजिंग कि उसका का टाइम अप है। ठीक है, वो ये एरियाज तो आज नहीं तो कल तो वापस भारत में आएंगे, मिलिटरली आएंगे या वहां पे पॉपुलर अपराइजिंग होगी, ये देखना बाकी है। या इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मैं तो मानता हूँ, बिकॉज हमने देखा है इन द पास्ट ऑल्सो दैट द लोकल्स हैव डेफिनेटली tried to get the Indian establishment back in the region militarily। 1947 में हो चुका है, 48 में हो चुकी है बात। एंड the one question that will come is जो सेटल किए गए हैं लोग, उनका क्या होगा उस सब में, बिकॉज यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज बहुत बड़े स्तर पे पाकिस्तान ने किया है सारे क्षेत्र। तो दैट्स अ क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी। इस सब में गिलगिट बल्तिस्तान का एक क्षेत्र जो था सक्शकम वैली, वो चाइना को इलीगली दिया गया पाकिस्तान द्वारा इन द नेम ऑफ अ बाउंड्री सेटलमेंट। भारत के लिए ये एरिया वापस लेना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के अंडर जो एक हाईवे नेटवर्क बिछाया जा रहा है सब एरिया से, दैट इज लिटरली ऑन इंडियन टेरिटरी विदाउट इंडिया's assent, and China has tried very hard to get India to agree to this। India has steadfastly refused this। वो अलग बात है कि वो बन रहा है प्रोजेक्ट, लेकिन इंडिया का कोई इसमें रोल नहीं है एंड चाइना इज रियली अफ्रेड एंड इज इन इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट में कि पाकिस्तान उस एरिया को ऑक्यूपाई करके बैठा रहे। अक्साई चीन भी इसी ऑक्यूपेशन का, उसका भी ऑक्यूपेशन का एक बहुत बड़ा रीजन यही था कि जो शिनजांग रीजन जो चाइना का, वेस्टर्न चाइना का, जहाँ पे उसको अपनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट झेलनी पड़ती है, उसके लिए कनेक्टिंग रोड इस रीजन से बना चुका है चाइना।
So for them to give up on that region would be very difficult, honestly. Okay. हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि military terms में the best thing that will happen in the next 1 or 2 years, as a forecast, if I want to say it, rest assured, Gilgit-Baltistan will definitely be a part of India again. In a formal sense, we will be governing it. Pakistan occupied Jammu Kashmir में थोड़ा और time लगेगा, लेकिन आएगा तो वो भी कल को वापस. Whether the China occupied region comes back or not, I can't answer that. जी. Because उसका मैं कुछ फ्यूचर अभी तो नहीं देखता. जी जी, थैंक यू रोहित. बहुत इंसाइटफुल डिस्कशन था ऑन द ग्राउंड रियलिटी एज वी सी अबाउट जम्मू एंड कश्मीर. और ये ऐसी कुछ बातें थी जो हमें नहीं पता थी. बेसिकली जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि जम्मू कश्मीर का बार बार हम नाम सुनते हैं, पाकिस्तान, यू नो, इट्स ऑलवेज इन न्यूज़, और टेररिज्म के बारे में. बट लोगों के ऊपर क्या बीत रही है वहाँ पर, क्या ग्राउंड रियलिटी है, 370 हटने के बाद क्या हुआ है, ये यू नो बेसिक चीज़ें आज हमें पता चली आपसे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे ये कॉन्वर्जेशन के लिए. थैंक यू सो मच राव्या, आपने प्लेटफॉर्म दिया हमें इस बारे में बात करने के लिए. एज एन अडॉप्टेड सन ऑफ जम्मू, जैसे मैं अपने आपको बोलता हूँ, एब्सोल्युटली. तो मैं तो बोलता हूँ कि मुझे हर वो मौका जो मिलता है जो जम्मू कश्मीर की बात करने का, मैं उस पर बात जरूर करने की कोशिश करता हूँ. क्योंकि एक, जैसे आपने सही कहा, ये सब में क्या हो रहा है वो सब कहीं मिस हो ही जाता है. और जम्मू कश्मीर की जो एक जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस भी है, हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं. तो ये सब जब हमारे पब्लिक नैरेटिव और डिस्कोर्स में आएगा, तभी लोग भी इस जो हमारे देश का जो एक्चुअल स्टैंड है उसको सही तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे. मैंने देखा है हमारे बच्चों में खास तौर पे, उनको ये नहीं पता कि जम्मू कश्मीर क्यों है और क्यों इस तरह की सिचुएशन क्यों है या इसकी क्या इम्पोर्टेंस है. मैं मानता हूँ होपफुली कि मैंने आज इतना आपको बताया है तो उससे कुछ तो किसी ने सोचा होगा. Absolutely, and I hope ये ऐसे they कुछ understand and are able to articulate it at least in the in front of the people, right people there. Correct. The focus यही है कि message should go to people that you know what is happening in Jammu and Kashmir, और क्या हुआ था पास्ट में और अब क्या होने वाला है. So this, I think ये discussion काफी important था. So thank you again. Thank you so much. To the audience, I hope you enjoyed this interesting conversation on Jammu and Kashmir. आपके जो भी comments हैं हमें बताइएगा ज़रूर. And if you want to know more about Jammu and Kashmir, we'll have Rohit again on our show. So thank you again. Until next time, namaste.